हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड टॉक क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस एनसीईआरटी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्रॉप कैसे ग्रो की जाती है, कैसे वो हम तक आती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लिए वीट का, तो वीट हमारे पास कैसे पाउडरी फॉर्म में आता है ना, तो वो आता कैसे है, उसको किस चीज़ से सेपरेट किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, उसको हम तक लाने से पहले कहाँ स्टोर किया जाता है, कैसे उसको ग्रो किया जाता है। तो यही सब आता है अंडर व्हाट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि किस तरह से क्रॉप जो है हम तक एक फूड के फॉर्म में पहुंचती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें तो क्रॉप होती हैं दो टाइप्स की, जिसमें से पहली वाली है हमारी खारिफ क्रॉप एंड द सेकेंड वन इज राबी। ये जो है सीजन के बेसिस पे सेपरेट की गई हैं। अगर मैं कहूँ कि खारिफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में ग्रो होती है और राबी क्रॉप जो है हमारी वो विंटर सीजन में ग्रो की जाती है। ठीक है। क्रॉप क्या होती है? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन अ क्रॉप इज अ क्रॉप। ठीक है। यहाँ पे तो जिस चीज़ को हम एक लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं, एक लार्ज लैंड पे ग्रो कर रहे हैं सेम टाइप की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रॉप। पहले क्या होता था कि जो अर्ली मैन था वो हमारे फूड की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था, फिर जहाँ उसको फूड मिल जाता था वो वहीं सेटल हो जाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मैन को जो है वो एग्रीकल्चर की थोड़ी सी अकल आई। तो उसने क्या किया, उसने एक सेम तरह की क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे सेटल होने लगे। उनको ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती थी खाने में। ठीक है। अब होता क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं। किस लिए ग्रो करते हैं? ताकि सिटीज़ में भी सप्लाई हो पाए। ये जो बेसिकली एग्रीकल्चर है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, ये जो है हमारे फार्मर्स का, जो हमारे टाउन वाले पीपल हैं, विलेज वाले जो लोग हैं हमारे, उनका ये मेन इकोनॉमिक सोर्स है। ठीक है। इसी से वो अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। ठीक है। तो क्रॉप का यहाँ पे बहुत ही मेन रोल है हमारे इंडिया की इकोनॉमी में, या फिर कह लिए वर्ल्ड की इकोनॉमी में। ये जो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करते हैं अब हम खारिफ क्रॉप की। तो ये जो खारिफ क्रॉप है ये मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि ये रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। रेनी सीजन इंडिया में जो होता है वो कब से कब तक होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेनी सीजन जो होता है वो जून से लेके सितंबर में होता है। इन्हीं सीजन्स में जो है हमारी खारिफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अब बात ये आती है कि खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, उनको रेनी सीजन में क्यों ग्रो किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? ठीक है। तो इसी वजह से जो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप जानते हैं जो राइस है हमारा, राइस जो है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पानी मतलब बहुत ज़्यादा इरिगेशन मांगता है राइस। ठीक है। तो राइस जो है हमारा एक खारिफ क्रॉप है। वो प्लांट जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, हम उनको खारिफ क्रॉप्स के अंडर रखते हैं। ये जो खारिफ क्रॉप्स हैं ये कौन से सीज़न में ग्रो की जाती हैं? ये रेनी सीज़न में ग्रो की जाती हैं, जो कि जून से लेकर सितंबर तक के लास्ट करता है इंडिया में। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, पैडी, पैडी यानी कि वही हमारे राइस की बात हो रही है यहाँ पे, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है। ठीक है। ये सारे क्रॉप्स कौन से हमारे? ये क्रॉप्स है हमारे खारिफ क्रॉप्स। ठीक। होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। मूव करते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे हम राबी क्रॉप्स की। अब ये जो राबी क्रॉप्स हैं
ये कब ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं हमारे विंटर सीजन में, यानी कि इनकी सोइंग जो होती है वो विंटर सीजन में की जाती है। तो अब विंटर सीजन कब से कब तक लास्ट करता है? ये जो होता है अक्टूबर से लेके मार्च तक लास्ट करता है। कहाँ? हमारे इंडिया में। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके देखिए तो यहाँ पे आता है हमारा वीट, ग्राम, पी, लिनसीड एक्सेट्रा, और इसमें बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो है, जो वीट है हमारा, वो कौन सा क्रॉप है? वो राबी क्रॉप है। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा जब आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे। तो जब आप आंसर्स में एग्जाम्पल लिखते हैं तो उससे नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। कौन सा? हमारा जो खारिफ क्रॉप है उसकी एक मेजर क्रॉप कौन सी, सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है? वो है हमारी पैडी, यानी कि राइस। और राबी क्रॉप्स में कौन सी है? राबी क्रॉप्स में आती है हमारी वीट। वीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की, ठीक है। वीट और राइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। हमारे जो खाने के साथ साइड्स होती हैं क्या होते हैं? रोटी और चावल ही होते हैं ना। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हुए, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसका हम प्रोसेस के बारे में, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या होता है? पहले क्या होता है? सॉइल प्रिपेयर की जाती है। अब हमें अगर कुछ ग्रो करना है तो पहले हम उसके लिए बेस बनाएंगे ना। कहाँ ग्रो करते हैं हम? क्रॉप कहाँ ग्रो की जाती है? सॉइल पे ग्रो की जाती है ना। तो पहले हम उस सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम सीड्स को चेक करते हैं, देखते हैं हम गुड क्वालिटी सीड्स होने चाहिए ताकि वो हमको अच्छी यील्ड दें, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद सीड्स की सोइंग होती है, सीड्स को बोया जाता है। फिर क्या होता है? फिर सॉइल का प्रिपरेशन होता है, कैसे सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स ऐड करके। फिर क्या होता है? इरिगेशन होता है। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन जो होता है बेसिकली वाटर को पानी देने को बोला जाता है। एक एक्यूरेट अमाउंट में क्रॉप को हमारे जो पानी दिया जाता है उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिगेशन। उसके बाद क्या होता है? क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है। हमारे तक पहुंचने से पहले वो चीज़ें कहीं स्टोर की जाती है ना। फार्मर होता है, यानी कि उसके बाद हमारा होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर आता है, रिटेलर के बाद आता है हमारा रीसेलर। तो इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो उतने टाइम में क्रॉप हमारी जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना अटैक करें, वो मॉइस्चर उसमें ना आ जाए, इस वजह से क्रॉप को प्रॉपरली स्टोर भी किया जाता है। इसके लिए हमारी बहुत सारी ग्रेनरीज वगैरह अरेंज की जाती हैं। इसके बाद क्या होती है? थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग यानी कि जैसे मैंने वीट की बात की, तो वीट कैसे आता है? हमारे पास कैसे आता है? पाउडरी फॉर्म में आता है ना। तो उसकी थ्रेशिंग होती है पहले, यानी कि उसको उसके कवर से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। आपने गेहूं देखा हो तो गेहूं के अंदर जो बीज होता है, ठीक है, ग्रेन होता है जो गेहूं के अंदर, जो हमारा गेहूं जो है हमारा ग्रेन ही होता है। उसके अंदर से जो निकलता है छोटा सा ग्रेन जैसा, उसको क्या किया जाता है? उसी को पीसा जाता है और वही हमारा वीट जो है हम खाते हैं। जो हम रोटी, जिससे हमारी रोटी बनती है, वो उसी के फॉर्म में आता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद होती है बहुत सारे प्रोसेस हमारे, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, स्टोरेज, ये सब है, ठीक है। आपको होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग जो है सेपरेट करना होता है। और हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग यानी कि उसको काटना, ज़मीन से निकालना। जब हमारी क्रॉप प्रिपेयर हो जाती है तो उसको ज़मीन से निकालना। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद आती है हमारी सोइंग, उसके बाद उसमें क्या करते हैं? उसमें हम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। उसके बाद होता है हमारा इरिगेशन। उसके बाद होती है वीडिंग। वीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडिंग क्या होती है? वीड्स आपको पता है क्या होते हैं? वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट जो हमारे क्रॉप के साथ compete करने की कोशिश करते हैं। तो उनको उखाड़ फेंकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं अगर वो वीड्स ही ले जाएंगी तो हमारे क्रॉप के लिए क्या बचेगा, ठीक है। तो वीड्स के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर ये ना हो तो क्रॉप आपकी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी, आपका सारा खर्चा, इरिगेशन वगैरह सब बेकार जाएगा। उसके बाद हार्वेस्टिंग होती है वीडिंग के बाद, उसके बाद थ्रेशिंग होती है, उसके बाद हम तक लाने से पहले क्या किया जाता है, क्रॉप को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस। अब हम इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी डिटेल में अपने आगे की स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए अब हम पहला प्रोसेस देखते हैं जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए क्या किया जाता है। अब अगर हमको बीज बोने हैं, ठीक है, हमको सोइंग करनी है, तो हमें अपनी सॉइल को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब बताइए, अगर सॉइल जो होगी हमारी, उसमें ईंटें पत्थर वगैरह अगर होंगे और वो थोड़ी हमको क्रम्स में मिलेगी ढेले के फॉर्म में, तो क्या उसमें हम सीड बो पाएंगे सही से? नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सॉइल को लूजन करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए प्लाइंग की जाती है। प्लोइंग आप जानते हैं, जैसे कि बोलते हैं प्लोइंग का मतलब होता है हल जोतना। जैसे कि आप कभी अगर विलेज वगैरह गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा, ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे जो बुल है उनसे क्या हमारा प्लो अटैच होता है, जिसके थ्रू सॉइल को लूजन किया जाता है। अब सॉइल के लूजन होने से क्या होता है, जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स वगैरह हैं वो डेवलप होते हैं। आपको पता है अर्थवॉर्म बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। जो अर्थवॉर्म होता है वो फार्मर का फ्रेंड होता है। अब वो कैसे होता है, क्योंकि अर्थवॉर्म जो होता है वो उसका जो एक्सक्रीटा, उसकी जो यूरिन होती है, वो हमारी क्रॉप के लिए एज अ मैन्योर एक्ट करती है। ठीक है, मैन्योर क्या होती है, मैन्योर हम बोलते हैं खाद को बेसिकली। ठीक है, तो इसका जो एक्सक्रीटा होता है हमारे अर्थवॉर्म का, वो मतलब कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, किसके लिए, हमारी सॉइल के लिए। तो हम हमारी सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अर्थवॉर्म्स। और काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं क्रॉप को प्रिपेयर करने के लिए। ये जो लूजनिंग होती है क्रॉप की, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम टिलिंग या फिर प्लोइंग बोलते हैं। अब प्लोइंग जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो मैनुअली फार्मर जो है बुल्स के साथ करवा रहा है प्लोइंग, ठीक है, तो वो मैनुअली हो गई। उसके बाद जो प्लोइंग जो होती है वो ट्रैक्टर से होती है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड वाली इमेज में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे मशीन से हो रही है। ठीक है, तो ये दो तरह की प्लोइंग आपने देख ली। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करते हैं प्लो की। तो प्लो देखिए आप यहाँ पे दिखा रखे हैं मैंने, बुल से अटैच करते हैं। और जो दूसरा प्लो होता है, मतलब कि वो किससे अटैच होता है, वो हमारे ट्रैक्टर से अटैच होता है। जैसा कि अभी पिछली वाली इमेज में मैंने आपको दिखाया। इससे क्या होता है, इससे जो वीड्स होती हैं, वीड जैसा कि मैंने बताया, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप के साथ compete करने की कोशिश करते हैं, ये उनको रिमूव करती है, टर्निंग ऑफ सॉइल करती है। ठीक है, ये होता कैसा है प्लो, देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक जो है इसका स्टैंड जैसा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, जो उस पे हमारे बुल पे रखा जाता है। और उसके बाद जो हमारा ब्लेड ऐसा प्रेजेंट होता है, वो जो है हमारे सॉइल को टर्न करने में हेल्प करता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्लो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की। अब एक क्या है, हो, देखिए ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हो। ये भी किस काम आता है, ये काम आता है हमारी सॉइल को, ये काम आता है हमारे सॉइल को जो है लूजन करने में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी हमारा एक टूल है जिससे हम सॉइल को लूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, देखिए यहाँ पे एक वुड लॉग है यहाँ पे, और ये एक मेटालिक प्लेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है। ये भी हमारा एक टूल है सॉइल को लूजन करने के लिए, प्लाइंग करने के लिए। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेटर जो है एक मशीन होती है,
इससे जो है क्या होता है, इससे प्लोइंग की जाती है। तो इसका एक एडवांटेज है, इसमें जो है मैन पावर यानी कि हमारा लेबर नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पे बैठे, उन्होंने इसको चलाना शुरू किया और इसके पीछे क्या कनेक्टेड है, इसके पीछे हमारा प्लो कनेक्टेड है, जिसकी हेल्प से हमारी जो पूरी फील्ड है उसकी प्लोइंग हुई जा रही है, बड़े आराम से हुई जा रही है। पर जो मैनुअली किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा फार्मर्स कितनी मेहनत करते हैं हल जोतने में, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादा अच्छा मेथड है। कल्टीवेटर से जो किया जाता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसमें टाइम भी कम कंज्यूम होता है और मैन पावर भी कम लगती है, या फिर ना के बराबर ही लगती है कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गए हमारा हो और कल्टीवेटर। अब बात करेंगे हम सोइंग की, बीज बोने की। तो बीज बोने से पहले हम क्या करते हैं, हम बीज की जो है, जो हमारा सीड है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। हम सो करने से पहले देखेंगे कि जो हम सीड सो करने जा रहे हैं वो हेल्दी है भी या नहीं, क्योंकि अगर हम अनहेल्दी सीड सो करेंगे तो हमारा टाइम और जो हमारे सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए सीड को पहले चेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब चलिए बात करते हैं हम, होता क्या है, सीड्स को चेक कैसे करते हैं फार्मर्स। क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं, लेते हैं हम एक वाटर ग्लास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो सीड्स अवेलेबल हैं हम उनको क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं। ये रहा हमारा वाटर, इसमें हमने बहुत सारे सीड्स डाल दिए। तो उसमें से क्या होता है, जो गुड क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो सिंक कर जाते हैं, वो पानी के नीचे चले जाते हैं, और जो बैड क्वालिटी के होते हैं वो ऊपर फ्लोट ही करने लगते हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, मैंने क्या बताया, जो बैड क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। क्यों फ्लोट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जो हल्की चीज़ होती है वो पानी पे फ्लोट करती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो बैड क्वालिटी के सीड्स हैं वो पानी पे फ्लो कर रहे हैं। क्यों फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से हॉलो है, ठीक है, वो ख़राब हो चुके हैं सीड्स, इसलिए वो पानी में फ़्लो कर रहे हैं। और जो हमारे अंदर से एकदम सही सीड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिंक कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सीड्स को पहले सो करने से पहले चेक किया जाता है, उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। वही सीड्स चूज़ किए जाते हैं जो हाई क्वालिटी दें, ठीक है, हाई यील्ड दें, हमारी जो क्वालिटी में अच्छे हों वही सीड्स सो किए जाते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे हम टूल्स की। अब ये दो तरह से होता है, पहला है हमारा ट्रेडिशनल यानी कि पुराने मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैनुअली काम किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डायग्राम दिया हुआ है आपको यहाँ पे इनके पास क्या है, ये एक फनल है, ठीक है। फनल से एक रॉड कनेक्टेड है, एक हॉलो रॉड, और इसका यहाँ पे ऐसे करके शार्प एंड है, ठीक है। डायग्राम में सही से दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पे मैं बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से कुछ ये होता है जिसका एक शार्प एंड होता है। अब ये क्या करते हैं, इसको जो है वो ज़मीन में पहले अंदर इसको फिट करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसका जो फनल है यहाँ से सीड्स डाले जाते हैं। तो वो सीड्स जाएंगे, वो सीधे जाके जो उसके शार्प एंड है जो कि सॉइल में है हमारे, वहाँ से जाके निकल के वहीं पे फिट हो जाएंगे सॉइल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा, इसी तरह से सीड्स सो किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है हमारा, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ये जो है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से सीड्स उतरते हैं, जाते हैं और सॉइल में जाके सो हो जाते हैं। तो ये कौन सा मेथड है, ये हमारा मैनुअल मेथड है। देखा जाए तो इसमें मैन पावर और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे मेथड की। ये कौन सा मेथड है, ये जो होता है हमारा सीड ड्रिल की हेल्प से होता है। अब सीड ड्रिल क्या होती है, जैसे कि आप ये मशीन देख सकते हैं, ये जो है एक ट्रैक्टर से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये एक ट्रैक्टर से कनेक्टेड होती है,
जिसमें द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये मशीन जो है हमारी ट्रैक्टर से कनेक्टेड होती है। इससे क्या होता है, सीड्स जो है हमारे यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे और यूनिफॉर्म डेप्थ में सो हो जाते हैं। ये जो है इसमें हमारी मैन पावर भी कंज्यूम होती है, जो वो कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, और टाइम भी हमारा बहुत ही कम कंज्यूम होता है। तो क्या देखा जा रहा है कि मतलब जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैन पावर लग रही है। बट जो हमारे नए वाले मॉडर्न मेथड हैं वो ज़्यादा अच्छे प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मशीन्स का यूज़ हो रहा है, और मशीन्स जो हैं, मशीन्स ने आज तक हमारा काम इजी ही किया है। तो ठीक है, होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स की। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं? पहले हम बात करते हैं मैन्योर की। देखिए, जो हमारे डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं, तो उनका क्या होता है, वो डिकम्पोज़ हो जाते हैं ना, उन पे हमारे डिकम्पोज़र्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं, और फिर वो चीज़ें जो हैं, वो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं, वो डिकम्पोज़ होके वापस हमारी सॉइल में मिल जाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारा मैन्योर। ठीक है, मैन्योर जो है हमारी एक नेचुरल थिंग है, बट फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। फर्टिलाइज़र्स की अगर बात करें तो वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। जैसे कि एक फर्टिलाइज़र होगा तो वो सिर्फ नाइट्रोजन में रिच होगा, दूसरा होगा वो सिर्फ फॉस्फोरस में रिच होगा, तीसरा होगा वो सिर्फ सल्फ़र में रिच होगा। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, और ये आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, यानी कि इनको बनाया जाता है। पर जो हमारे मैन्योर होते हैं, मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरली मेड होते हैं, उनको हम बनाते नहीं हैं, वो अपने आप बन जाते हैं। किससे? डिकम्पोजिंग। ठीक है, तो होप आपको इसके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हमारे मैन्योर्स क्या होते हैं और हमारे फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। ये तो हो गया इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल rich in particular nutrients यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सल्फर, फॉस्फेट, पोटैश, NPK। तो मैंने जैसा बताया आपको कि हमारे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, और हाँ, अगर इनका एक्सेसिव यूज़ किया जाए, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, तो ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ही ख़त्म कर देते हैं। मतलब कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो एकदम कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉप ग्रो करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। ये जो है हमारे वाटर पोल्यूशन भी कॉज़ करते हैं। मतलब कि एकदम आपके अगर वाटर में जो आप पानी पीते हैं, अगर उसमें कुछ केमिकल्स ऐड हो जाएँ तो क्या होगा सोचिए, कितने डिजीज़ कॉज़ हो सकते हैं। तो ये जो है एक तरह से हार्मफुल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। भले ही ये प्लांट के लिए एक हद तक अच्छे होते हैं, बट प्लांट्स के लिए भी एक हद के बाद ये सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारे प्लांट को ग्रो होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। अगर हम देखें, पहले जो है, चलिए हम ऐसा करते हैं कि पहले हमने अपनी सॉइल पे जो है वो वीट उगाया। ठीक है, अब जो हमारा वीट है वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। ठीक है, चलिए हमने वीट ग्रो किया, हार्वेस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम उसी सॉइल पे जो है राइस को ग्रो करेंगे। अब जो हमारा राइस है वो दूसरा न्यूट्रिएंट लेगा। ठीक है, वो वाला न्यूट्रिएंट नहीं लेगा जो हमारा वीट ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल का अच्छा यूज़ हो रहा है, सॉइल को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमको फर्टिलाइज़र्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये जो क्रॉप रोटेशन है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिफरेंसेस का, तो अब एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये जो है मैन मेड होता है, ठीक है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। कैटल डंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। जी हाँ, ये वही मैन्योर हम खाद ही को बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में भी बहुत प्लांट्स वगैरह में आपका गार्डनर डालता होगा ना खाद, तो ये वही खाद है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, ठीक है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। फर्टिलाइज़र does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plant nutrients. तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस, इनको आप लर्न कर लिएगा। वैसे लर्न करने की क्या ज़रूरत है, मैंने समझा ही दिया है, आप खुद से अपने डिफरेंसेस लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखेंगे मैन्योर के एडवांटेजेस। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र्स। जी हाँ, फर्टिलाइज़र से बहुत ज़्यादा बेटर है मैन्योर। वो क्यों बेटर है? क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो है हमारे आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। वो जो है हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को एक हद बाद ख़त्म कर देते हैं। जो हमारी मैन्योर है, वो जो है हमारी जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। यानी कि हमारी जो सॉइल है, जब उसमें मैन्योर होते हैं, तो मतलब हमारी जो सॉइल है वो वाटर को ज़्यादा रिटेन कर सकेगी, ज़्यादा होल्ड कर सकेगी, ठीक है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। अब क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज भी होता है ना, प्लांट को ग्रो करने के लिए गैसेस की भी ज़रूरत होती है। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो सॉइल के पोरस होने की वजह से और इजी हो जाता है। क्योंकि जब सॉइल में मैन्योर होती है तो हमारी जो सॉइल है वो पोरस हो जाती है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। उसमें जो हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, जो हमारे मतलब कि प्लांट के ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करती है, उनको बढ़ा देती है। इट इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। और जो हमारी सॉइल है उसके स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करती है, ठीक है। उसको पोरस करती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसका प्रॉपर जो है ग्रोथ हो पाती है, ठीक है। सॉइल का वाटर को होल्ड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए गैसेस के साथ साथ हमारा वाटर भी चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। तो इसके लिए सॉइल का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैन्योर के एडिशन से बहुत अच्छा साबित होता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे हम इरिगेशन की। इरिगेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में वीडियो की, कि इरिगेशन जो होता है वो वाटर को, जो हमारे क्रॉप्स हैं उनको वाटरिंग को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन कहते हैं। सिर्फ वाटरिंग को ही नहीं, अप्रोप्रिएट एक्यूरेट वाटरिंग होनी चाहिए हमारे क्रॉप की। उसको कितना पानी चाहिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे राइस को जो है, राइस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वीट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वीट को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जो कि वीट जो है हमारा विंटर में ग्रो किया जाता है, यानी कि वीट जो है हमारा राबी क्रॉप है। और बात करें अगर हम राइस की, तो राइस कौन सा क्रॉप है हमारा, राइस हमारा खारिफ क्रॉप है, जो कि रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक है। वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू हमारे प्लांट में जाता है। न्यूट्रिएंट जो है हमारे सारे वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कि हमें अपनी क्रॉप को सही सही टाइम पे पानी देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वाटर का, वरना कहीं पे आपके प्लांट्स ग्रो होंगे और कहीं पे नहीं ग्रो होंगे। होता क्या है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे हमारे इरिगेशन के, उसमें क्या होता था, उसमें बहुत ही वाटर का वेस्टेज होता था, ठीक है। और ना ही पानी सही से हर तरफ पहुंचता था फील्ड में। तो इस वजह से क्या होता था, कुछ प्लांट्स ग्रो करते थे, कुछ नहीं ग्रो करते थे। इससे मैन पावर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, ठीक है। अब एक बात बताइए कि हमें
पानी की ज़्यादा ज़रूरत कब होती है, समर्स में होती है या विंटर्स में होती है? ऑब्वियसली विंटर्स में होती है, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको समर्स में ज़्यादा ज़रूरत होती है वाटर की। क्यों होती है? आपने एक फिनोमेना के बारे में सुना होगा जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जो हमारी लीफ होती है उस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वाटर लॉस होता है, ठीक है। वहाँ से वाटर लॉस होता है और वो गर्मी की वजह से और ज़्यादा लॉस होता है। तो इस वजह से हमारे प्लांट्स को जो है गर्मियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। एकदम सिंपल सी नॉर्मल सी बात है, जैसे हमको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे अंदर स्वेटिंग होती है गर्मी में, उसी तरह से प्लांट्स में हमारे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस बढ़ जाता है, हमारे प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है पानी की, ठीक है। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की, तो उसमें तो जितनी भी आपकी वाटर रिसोर्सेज हैं अर्थ पे वो सारी यूज़ होती हैं। वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, रिवर्स हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे इरिगेशन के सोर्सेज हैं। इन्हीं से पानी लाया जाता है, हमारे प्लांट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं। अब वो हम अपनी आगे की स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी कि जो पुराने मेथड्स हैं इरिगेशन के। ये मेथड्स जो थे हमारे, इसमें आता है हमारा मोटा, पुली सिस्टम, चेन पम्प, देखली एंड राहत। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे सिस्टम्स हैं ये बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वाटर को, करते हैं या करते थे। अब तो खैर इनका यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वाटर का वेस्टेज होता है, बहुत ज़्यादा टाइम का वेस्टेज होता है, ठीक है, और हमारी क्रॉप को सही से पानी भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देखिए मोट क्या है, जिससे हम कुएं से पानी निकालते हैं एक पुली के थ्रू, ये वही है। और यहाँ पे देखिए चेन पंप में क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे एक व्हील दिया हुआ है, उसके थ्रू जो है वाटर ड्रॉ किया जा रहा है। और राहत में देखिए, राहत में क्या है, राहत में बहुत सारी बकेट्स एक व्हील से अटैच है जिनसे पानी जो है हमारी फील्ड्स को जा रहा है। तो ये हो गए हमारे 4 मेथड। इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। तो आप बस ये 4 मेथड्स को याद रखिएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स की, जिसमें से एक है हमारा स्प्रिंकल सिस्टम। देखिए क्या होता है ये स्प्रिंकल सिस्टम में, ये जो हमारे पाइप्स हैं ये एक वाटर सोर्स से कनेक्टेड रहते हैं और वहाँ से जो है हमारा वाटर आता है पंप के थ्रू। और क्या होता है, ये आप पाइप देख रहे हैं, परपेंडिकुलर पाइप हैं, इसमें रोटेटिंग नोज़ल्स हैं, इसके टॉप पे जो है रोटेटिंग नोज़ल्स हैं, जिससे पानी जो है इस तरह से स्प्रिंकल हो रहा है पूरी फील्ड में, देखिए कितनी अच्छी तरह से। तो ये जो है इक्वल इंटरवल्स में जो है हमारे रेगुलर इंटरवल्स में हमारी पूरी फील्ड में पाइप के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी फील्ड है उसकी सारी क्रॉप्स को बराबर से पानी मिलता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है हमारे इरिगेशन का, जिससे कि हमारे क्रॉप्स को सही से पानी मिल जाता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है हमारा ड्रिप सिस्टम। वाटर फॉल्स डायरेक्टली नियर द रूट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो है एक बहुत ही अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है, ये जो पाइपलाइंस हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये पाइपलाइन जो है हमारी पूरी फील्ड में स्प्रेड होती है, रेगुलर इंटरवल्स पे स्प्रेड होती है, ठीक है। और क्या होता है, ऐसे ही हमारी उसमें थोड़े थोड़े होल्स होते हैं, जिसकी मदद से जो हमारा पाइपलाइंस हैं वो एक वाटर रिसोर्स से कनेक्ट होती है, जहाँ पे पंप लगा होता है, और उस पंप के थ्रू हमारे ये जो पाइपलाइन है उसमें वाटर रन करता है, और उसके बाद ये जो है ऐसे ही होल से वो निकल आता है पानी, जो कि डायरेक्टली रूट्स को मिल जाता है पानी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ड्रिप सिस्टम हो गया। ये जो है मेथड ज़्यादातर वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत पुअर अवेलेबिलिटी होती है वाटर की, ठीक है। पानी की कमी जहाँ होगी वहाँ जाहिर सी बात है वाटर वेस्ट करना बहुत ही ख़राब बात होगी, तो ये वहीं यूज़ किया जाता है जहाँ पानी की कमी होती है। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे हम वीड्स की। हमें अपने प्लांट्स को जो है वीड्स से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो वीड्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ compete करने की कोशिश करते हैं।
वीड्स के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। वीड्स कम्पीट विथ क्रॉप प्लांट्स, अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड बाय खुरपी। खुरपी जानते हैं आप क्या होती है? हो सकता है आपके घर में हो, मिट्टी खोदने के काम आती है खुरपी, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं? उससे रिमूवल होता है। वीड जो है हमारी, वीड हटाने के लिए हम वीडीसाइड का भी यूज़ करते हैं। वीडीसाइड जो है एक केमिकल है, एक आर्टिफिशियल केमिकल है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है? उसको फील्ड में स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी वीड जो होती है वो किल हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वीड्स जो है अगर सारा न्यूट्रिएंट ले लेंगी सॉइल में से तो हमारे प्लांट के लिए क्या बचेगा? वो तो प्रॉपर्ली ग्रो ही नहीं कर पाएगा, तो ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी ना। तो इसलिए वीड्स का रिमूवल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे हार्वेस्टिंग की, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या होती है? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। मतलब कि जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाएगी तो उसकी जो कटिंग होती है हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ये जो है मैनुअली सिकल के थ्रू की जाती है। ये जो टूल आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ नथिंग बट अ सिकल, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? ये हमारी सिकल है बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। और ये क्या है? ये हमारा हार्वेस्टर है। ये तो भैया मशीन है, और आप जैसा कि जानते हैं मशीन से काम बहुत आसान हो जाता है, इसमें मैन पावर कम लगता है, और क्या होता है इसमें टाइम भी बहुत कम कंज्यूम होता है। ग्रीन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। विनोइंग, हार्वेस्टिंग, और क्या होता है? और हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के बारे में आपने सुना होगा। ये जो है ये हमारे ऑल ओवर हमारे इंडिया सेलिब्रेट किए जाते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। कौन से? बहुत सारे हमारे स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में लगभग हमारा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें से कौन से हैं? पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, बिहू है। ये सब क्या है? हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे हम स्टोरेज की। हम तक आने से पहले हमारा जो क्रॉप है, ठीक है, उसको स्टोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है मतलब उस पर कुछ भी अटैक कर सकता है। हमारे मॉइस्चर से वो ख़राब हो सकती है, इंसेक्ट्स उसको ख़राब कर सकते हैं, रैट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इन सब से बचा के रखने की बहुत ज़रूरत होती है हमारी क्रॉप को, ठीक है। हम तक पहुंचने से पहले बहुत सारे वो, जैसे कि होलसेलर है, रिटेलर है, रीसेलर है, इन सब के पास से ही तो होके आती है हमारे पास क्रॉप। तो उससे पहले उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उसको स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। उनको पहले धूप में सुखाया जाता है, ठीक है, ताकि वो मतलब डिहाइड्रेट हो जाए एक तरह से। उनको जूट बैग्स में स्टोर किया जाता है, मेटालिक बिन्स में, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए सिलोज हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है? मतलब अगर आप इसमें रखेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर में अगर स्टील के बॉक्सेस होते हैं, हम उसमें कोई चीज़ रख दें, सील कर दें, तो वो मतलब मॉइस्चर से बच जाती है। बिस्किट्स वगैरह जैसे कि हम स्टोर कर लेते हैं स्टील के बॉक्सेस में अपने घर में, तो वो जो है मॉइस्चर नहीं रिटेन कर पाता है। इसी तरह से यहाँ पे बड़े बड़े मेटालिक कंटेनर्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं, कंटेनर तो नहीं कहेंगे खैर इनको, सिलोस कहलाते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे ग्रेन्स को, हमारे वीट, पैडी वगैरह, ये सब चीज़ों को, हमारी क्रॉप को स्टोर किया जाता है। और जैसे कि आप ग्रेनरीज देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े से हाउसेस होते हैं, यहाँ पे हमारे ग्रेन्स को, यानी कि हमारी क्रॉप को स्टोर किया जाता है हम तक पहुँचाने से पहले। ड्राइड नीम लीव्स भी हमारी ऐड की जाती हैं, क्योंकि नीम की जो क्या होती है, नीम के पास होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है, ठीक है। तो इसी वजह से नीम का भी बहुत अच्छा यूज़ है हमारे स्टोरेज में। तो आपको इतना समझ में आ गया हो तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे हम फूड फ्रॉम एनिमल, ठीक है। देखिए हमको एनिमल से भी बहुत ज़्यादा फ्रूट मिलता है, ठीक है। अगर ग्रीन प्लांट्स को हम छोड़ें तो देखिए हमको बहुत ज़्यादा एनिमल से भी मिलता है, जैसे कि मिल्क हमको काऊ से मिलता है, ठीक है। फिशेस मिलती हैं, चीज़ क्या है, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इतने सारे, चीज़ है, बटर है, मिल्क है, ये सब क्या है? हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और आपको पता है जो अरब एरियाज़ हैं, जहाँ पे
मतलब ग्रीनरी है ही नहीं, मतलब ना के बराबर ग्रीनरी है वहाँ पे। वहाँ पे जो है हमारे ज़्यादा मीट वगैरह खाया जाता है। वहाँ पे उनकी जो है फूड का सोर्स है हमारा, वो वेजिटेबल्स नहीं है, वो ये वाली क्रॉप्स नहीं है, वो ज़्यादातर क्या होता है, मीट होता है, चिकन वगैरह होता है। ठीक है, वहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है, ये सब हमारे जो ग्रेन्स वगैरह हैं ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और बेसिकली वो ज़्यादा रिलाई किस पे करते हैं, वो मीट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है, और जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे कि आप केरला की बात कर लिए अगर, तो वहाँ पे फ़िशेस बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। केरला की अगर हम बात करें तो वो कोस्टल एरिया पे है, तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस खाया जाता है और हमारी फ़िश, ये 2 चीज़ें जो हैं वहाँ केरला में बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि वो कोस्टल एरियाज़ में है, यानी कि हमारे पानी के पास है। ठीक है, एनिमल जो हैं, जो हमारे खाने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि चिकन वगैरह, ये जो है हमारा घर पे भी रेयर किया जाता है और ये बहुत लार्ज स्केल पे भी रेयर किया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जो एनिमल्स को खाने के लिए रेयर किया जाता है, रेयरिंग की जाती है इनकी, तो हम इनको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री होता है हमारे वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा पेज है चॉक एंड टॉक क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।